नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा ये जो यूनिट है वो पेपर 1 का जो यूनिट 6 है उसके रिलेटेड है, यानी कि यूनिट का नाम है लॉजिकल रीजनिंग। तो उसमें आपने देखे होंगे मैंने 2 क्लास तो ले लिए है और ये तीसरी क्लास है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तर्क क्या है, उसके बाद मैंने तर्क वाक्य के प्रकार के बारे में बात की थी। आज हम जो भी तर्क वाक्य होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है उनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो टॉपिक पर चलने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैंने कल आपको बताए थे तर्क वाक्य के प्रकार के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताए थे टोटल 4 तर्क वाक्य होते हैं। उसमें हमने देखा था कि सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य जिसे हम ऑल इज अफर्मेटिव भी कहते हैं, सर्वव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य तो उसे भी हम ऑल इज पर्टिकुलर कहते हैं, और फिर हमने देखा था अंशव्यापी सकारात्मक तर्क वाक्य और उसके बाद हमने देखा था अंशव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य। तो इस तरीके से हमने जो भी देखा था 4 तर्क वाक्य हमने देखे थे। क्या देखे थे? 4 तर्क वाक्य। अंशव्यापी सकारात्मक को कहा जाएगा सम इज, यहाँ पर स्वीकारात्मक है ना, तो सम इज अफर्मेटिव और यहाँ पर होगी सम इज पर्टिकुलर। ओके, तो इस तरीके से ये 4 वाक्य के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था उन 4 वाक्यों को ए, ई, आई और ओ के नाम से जाना जाता है। ओके, किसके नाम से? ए, ई, आई, ओ। ये बात मैंने अगले वीडियो में बता दी है। अगर जो लोग नए हैं और पहली बार मेरी इस चैनल पर आए हैं तो वो लोग आगे की वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, ए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, जिसका मतलब वो ऑल इज अफर्मेटिव यानी कि सभी है। ओके, उसके बाद हमने देखा था ई तर्क वाक्य, तो ई का मतलब होगा सर्वव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य यानी कि ऑल इज पर्टिकुलर, तो जिसका मतलब होता है कोई नहीं है। ओके, उसके बाद हमने देखा था आई तर्क वाक्य, जिसे हम कहते हैं कुछ है, जिसे हम अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य भी कहते हैं यानी कि सम इज अफर्मेटिव। ओके, यानी कि कुछ है। उसके बाद हमने देखा था ओ तर्क वाक्य, जिसे हम कहते हैं अंशव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य, जिसे हम क्या कहते हैं? सम इज पर्टिकुलर। ओके, तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं है। इस तरीके से सेंटेंस बनता है। यहाँ पर सभी और फिर लास्ट में होगा है। ओके सॉरी, तो यहाँ पर सभी के साथ हे लगा हो तो आपको समझ लेना चाहिए ये तर्क वाक्य, जिसे हम सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी ये भी दे दिया होता है, सर्वव्यापी की जगह क्या दिया होता है? सार्वभौम भी दिया होता है। क्या दिया होता है? सार्वभौम भी दिया होगा। आपको सिर्फ ये समझना है सार्वभौम, सर्वव्यापी, इन सभी का मतलब क्या होता है? सभी को लागू होता है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि ऑल बात को आपको याद रखनी है, ऑल को याद रखना है। ओके, ऑल में कौन कौन? ए और ई दोनों ऑल में आएगा, लेकिन इनमें क्या होगा? इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये अफर्मेटिव, जो ए होगा वो अफर्मेटिव होगा और ई होगा वो क्या होगा? पर्टिकुलर होगा, लेकिन किसके संदर्भ में? ऑल के संदर्भ में। ओके, जबकि ये जो आई और ओ है वो क्या है? हमारे कुछ के संदर्भ में होता है, यानी कि सम के संदर्भ में होगा। किसके? सम के संदर्भ में। तो आई और ओ इन दोनों में दोनों सम होंगे, लेकिन क्या होगा? यहाँ पर ये आई जो है वो हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव होगा और ओ होगा वो हमारा पर्टिकुलर होगा। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, यहाँ पर हिंदी वाले जो लोग हैं उनको अगर इंग्लिश में पता नहीं चलता है तो वो लोग यहाँ पर हिंदी में देख ले तो सार्वभौम दिया हुआ हो या फिर सर्वव्यापी दिया हुआ हो तो आपको ये बात याद रखनी, या तो फिर आपको सार्वत्रिक दिया हुआ हो, ऐसा जो वर्ड दिया होता है तो आपको समझ लेना ये ऑल की बात हो रही है। किसकी? ऑल की बात हो रही है। ओके, यहाँ पर अंशव्यापी है, उसकी जगह पर आपको विशिष्ट दिया होगा, विशेष दिया होगा। ओके, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अंशव्यापी के साथ साथ विशेष, विशिष्ट ऐसे शब्द, विशिष्ट का मतलब भी मैंने आपको जब तर्क के जो प्रकार बताए थे उसमें मैंने आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क बताया था, तब मैंने विशिष्ट और सामान्य की बात भी आपको बताई थी, है ना। तो ये बात आपको, ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें याद रखनी चाहिए।
ताकि जब यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं हिंदी, वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज वाले को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन हिंदी वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोग हिंदी में एक ही वर्ड पढ़े होते हैं और हिंदी के काफ़ी सारे वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर उनको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, अंशव्यापी में आपको विशिष्ट दिया हुआ, विशेष दिया हुआ हो, तो उसका मतलब ये तीनों एक ही होगा, जो कुछ के संदर्भ में आएगा। ओके, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, चलिए, जहाँ यहाँ पर स्वीकारात्मक दिया हुआ वहाँ पर हकारात्मक भी आपको दिया होगा, या तो फिर विधेय दिया होगा। अब देखिए, विधेय शब्द दिया होगा, तो विधेय शब्द अगर आपको दिया है तो वो पॉजिटिव के संदर्भ में दिया है। ये जो स्वीकारात्मक है वो क्या है, हमारा पॉजिटिव के संदर्भ में है ना, हकारात्मक के संदर्भ में। तो ये सारे हकारात्मक है, स्वीकारात्मक है, विधेय है, ये सारे हमारे पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव के संदर्भ में होगा। ओके, जबकि नकारात्मक में क्या होगा, निषेध शब्द दिया होगा आपको, है ना, या तो फिर नकारात्मक दिया होगा या फिर आपको अस्वीकारात्मक दिया होगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग वर्ड दिए होंगे, लेकिन आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको नकारात्मक शब्द दिया है तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। ओके, अगर आपको मान लीजिए निषेध शब्द दिया है तो आपको इतना तो पता होगा, आप पीजी करके यहाँ पर एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो आपको या तो इतना तो पता होगा कि जो निषेध शब्द है वो क्या है, नेगेटिव के अर्थ में यूज़ होता है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी अपना भी दिमाग लगाना होता है। ओके, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जिस तरीके के वर्ड पूछे गए उसमें क्वेश्चन में, तो मैंने आपको ये सारे वर्ड यहाँ पर क्लियर हो गए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कल का जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको एक बात यहाँ पर थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि एक तर्क वाक्य को दूसरे तर्क वाक्य में बदलने के लिए अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनमें क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं, मेरे ध्यान में कल आए, तो मैंने सोचा अभी इसी टॉपिक में यहाँ पर मैं सबसे पहले उसे ले लेती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको एक तर्क वाक्य दिए हो और आपको दूसरा तर्क वाक्य बनाना हो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें किस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि सभी लेखक गाय हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले तो तर्क वाक्य की पहचान करना आना चाहिए। अगर तर्क वाक्य की पहचान करना नहीं आएगा तो लॉजिकल रीजनिंग के आपके एक भी क्वेश्चन सही नहीं होंगे। ओके, तो आपको तर्क वाक्य की पहचान करना सबसे पहले आना चाहिए, जो हमने आपको बताया था ना, AEIO, इन चारों को आपको पहचानना आना चाहिए। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सभी लेखक क्या है, गाय हैं, तो सभी के साथ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल इज़ अफर्मेटिव हो गया है ना, ऑल इज़ अफर्मेटिव ये सेंटेंस हो गया है, तो हमारा ये वाक्य कौन सा बनेगा, ए तर्क वाक्य बनेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि सभी लेखक गाय है, यह तर्क वाक्य को ओ तर्क वाक्य में बदलो। क्या ये जो ये तर्क वाक्य है उसे किस में बदलना है, हमें उसे ओ में बनाना है, ओ तर्क वाक्य में बनाओ। ओके, इस तरीके का आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, ये जो सेंटेंस है उसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, ओ में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। सभी लेखक गाय है। ओके, तो देखिए वो तो हमारा ऑल इज अफर्मेटिव हो गया। अब देखिए ओ जो है वो हमारा क्या है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ओ हमारा कहाँ पर आता है, तो सम इज़ पर्टिकुलर में आता है ना, सम इज़ किस में आता है, पर्टिकुलर में आता है, यानी कि अंशव्यापी नकारात्मक में आता है। तो यहाँ पर हम अगर ओ का तर्क वाक्य बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, कुछ नहीं है, इस तरीके से बनता है ना। तो यहाँ पर सभी लेखक गाय है, तो हमारे यहाँ पर ओ तर्क वाक्य क्या बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं हटा लेती हूँ। चलिए, तो चलिए यहाँ पर हमें बनाना है सेंटेंस, इसका सेंटेंस बनाना है, ये भी मैं थोड़ा सा अच्छे से कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ओके, देखिए सभी लेखक गायक है, तो
तो अब देखिए सभी लेखक गायक है, उसका हमें ओ तर्क वाक्य बनाया। तो ओ तर्क वाक्य क्या है हमारा? तो ओ तर्क वाक्य सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ओ तर्क वाक्य जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब हमें इसमें से ये वाक्य बनाना है, तो किस तरीके से के लिखेंगे? कुछ लेखक, ये हमारा क्या है? उद्देश्य है, वो ये हमारा विधेय है। उद्देश्य और विधेय को आपको याद रखना है। ओके, तो उद्देश्य और विधेय को चेंज नहीं करना है, उसे उद्देश्य की जगह ही रखना है, विधेय को विधेय की जगह ही हमें रखना होगा। ओके, तो यहाँ पर लेखक हमारा क्या है? उद्देश्य है। तो कुछ लेखक हम उसे देखिए इसी तरीके से रखते हैं, यानी कि यहाँ पर उद्देश्य की जगह उद्देश्य ही रखते हैं। यहाँ पर गायक है तो गायक विधेय की जगह है, तो हम विधेय की जगह गायक को लिखेंगे। कुछ लेखक गायक नहीं है, ये हमारा ओ तर्क वाक्य बन गया। ओके, ये कौन सा बन गया? हमारा ओ तर्क वाक्य, जिसे हम क्या कहते हैं? अंशव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य, या तो फिर हम इसे कहेंगे सम इज पर्टिकुलर। ओके, तो इस तरीके से हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा। जो भी तर्क वाक्य दिया जाएगा और उसे आपको दूसरे तर्क वाक्य में जब कन्वर्ट करना होता है तब इस तरीके से कन्वर्ट करना होगा। ओके, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा दूसरे भी एग्जाम्पल में मैंने लिखे हुए हैं, तो चलिए वो भी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कोई भी लेखक गायक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कोई के साथ नहीं है, कोई का मतलब कोई भी नहीं, यानी कि ऑल की बात की गई है ना। पूरे विश्व में कोई नहीं तो कोई नहीं, उसमें कोई एक भी व्यक्ति नहीं आएगा, है ना, कोई भी नहीं आएगा, यानी कि सभी नहीं आएंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑल इज पर्टिकुलर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ऑल इज पर्टिकुलर हो गया। ऑल इज क्या हो गया? पर्टिकुलर। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर मैं पर्टिकुलर, ओके चलिए शॉर्ट में लिख देती हूँ। ऑल इज पर्टिकुलर हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, या तो फिर हम यूँ भी बोल सकते हैं कि सार्वभौम विधेय भी बोल सकते हैं ना, सार्वभौम विधेय तर्क वाक्य, इस तरीके का हम बोल सकते हैं उसे। अब ये हमारा कौन सा है? ये हमारा कोई के साथ नहीं है। जब हमारा सर्वव्यापी नकारात्मक होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे? ई तर्क वाक्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई तर्क वाक्य लिखेंगे। अब देखिए हमारा ई तर्क वाक्य है। अब आपको बोला जाए कि ई तर्क वाक्य को आई तर्क वाक्य में कन्वर्ट कीजिए। क्या बताया जाएगा? ई तर्क वाक्य को किस में कन्वर्ट करना है? आई में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर तो ई का तो आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको आई का ढूंढना है। तो आप सोचिए आई में क्या होता है? तो आई में कुछ के साथ क्या पीछे लगता है या नहीं? तो है लगेगा, है ना। और यहाँ पर हमें उद्देश्य की जगह उद्देश्य और विधेय की जगह विधेय लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य कौन सा है? हमारा लेखक है, तो हम इसे यहाँ पर लेखक लिखेंगे। और ये जो विधेय है, ये जो हमारा विधेय है उसे विधेय की जगह लिखेंगे। विधेय कौन सा है? हमारा गायक है। ओके, तो यहाँ पर गायक लिख देंगे। इसे चेंज नहीं करना है, उद्देश्य और विधेय को बिल्कुल भी चेंज करना नहीं है। ओके, अब देखिए कुछ के साथ हमारा आई में क्या लगेगा? तो है लगेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। तो आई होप आपको ये बाकी के दो भी बनाने आएंगे, आप ट्राई कीजिएगा। और अगर नहीं आता है, वहाँ पर कोई डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूजीसी नेट में। कहाँ पर? यूजीसी नेट में यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, वो यूजीसी नेट के हर ईयर में आए, एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है, 100% आता है। ओके, हर पेपर में हर बार आता है। तो ये हमारे लिए क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसे आप क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट को क्या कहते हैं? आईएमपी बोलते हैं ना। तो ये आईएमपी है आपके लिए। ओके, चलिए बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए विरोध का परंपरागत वर्ग, इसे हिंदी में बोला जाता है विरोध का परंपरागत वर्ग, जिसे हम इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके की
एक आकृति बनी हुई है, आप देख ही रहे हैं, स्क्वायर में ही है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर की बात की हुई है और क्लासिकल की बात की हुई है और ओपोजिशन यानी कि विरोध की बात की है। ओके, चलिए अच्छे से समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, आपको दिख रहा है इस तरीके का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने स्क्वायर बनाया ना, उसमें यहाँ बीच में इस तरीके का बनाया। देखिए मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, आपको दिख ही रहा हो गया, लेकिन इस तरीके से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो ए बना है वो हमारा ए तर्क वाक्य है, यहाँ पर ई बना है वो हमारा क्या है, ई तर्क वाक्य है, ये हमारा आई तर्क वाक्य है और ये हमारा ओ तर्क वाक्य है ना। अब आप सोचेंगे मैम ये सब क्या किया आपने, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दो तर्क वाक्यों के बीच में जो संबंध बनता है उसकी बात हो रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए तर्क वाक्य है और यहाँ पर ई तर्क वाक्य है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा उसे हम कहेंगे विपरीत संबंध। अगर आपको विपरीत संबंध याद नहीं रखना है, हिंदी वाले खास याद रखें, ये इस टॉपिक में आपको हिंदी वर्ड से ज़्यादा आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना होंगे, क्योंकि हिंदी वर्ड में बहुत सारे वर्ड वो लोग चेंजेस करके रखते होते हैं। ओके, कोई भी फिक्स नहीं होता कि ये वर्ड इसका है, ये वर्ड इसका है, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो उससे बेटर ये है कि आप इसे इंग्लिश में के नाम होंगे तो आपको इंग्लिश में ये नाम याद रखने होंगे। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध बन रहा है, विपरीत संबंध बन रहा है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रारी। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रारी। ओके, तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रारी संबंध है, किसके, तो ए और ई के। आपको ये स्क्वायर बनाना आना चाहिए, स्क्वायर आपको याद रखना है। ओके, फिर देखिए यहाँ पर सामने की ओर आते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो भी संबंध बनता है वो हमारा बनता है उपविपरीत। ये विपरीत है हमारा, क्या है, विपरीत, तो ये हमारा क्या है, उपविपरीत है। क्या है, उपविपरीत। ओके, ये हमारा उपविपरीत है। अब देखिए ये विपरीत है, ये उपविपरीत है, ये आपको याद रखना है। तो इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध बना, इन दोनों के बीच में उपविपरीत बना। अब देखिए इसके और इसके बीच में, यानी कि ए और आई के बीच में जो संबंध बनेगा उसे हम कहेंगे उपाश्रयण। क्या कहेंगे, उपाश्रयण। तो ये हमारा उपाश्रयण, जिसे हम क्या कहते हैं, सबअल्टर्न। क्या कहते हैं, सबअल्टर्न। अब जैसे ही यहाँ पर जो संबंध बनता है वैसा ही संबंध यहाँ पर सामने की ओर बनता है, यानी कि ए और आई के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध किसके बीच में होगा, ई और ओ के बीच में होगा। तो ये भी हमारा क्या बनेगा, उपाश्रयण। क्या बनेगा, उपाश्रयण, यानी कि सबअल्टर्न। देखिए मैंने चार बात आपको बताई। पहले ए और ई के बीच में क्या क्या आपको ये जो स्क्वायर है ना, आपको याद रखना है, यहाँ पर ए ही आएगा, यहाँ पर ई ही आएगा, यहाँ पर आई आएगा और यहाँ पर ओ आएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक कुछ भी गलत नहीं करना है। चलिए ए और ई के बीच में कौन सा संबंध बताया मैंने, विपरीत संबंध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रारी। ओके, चलिए आई और ओ के बीच में मैंने कौन सा संबंध बताया आपको, तो उपविपरीत, जिसे हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रारी। ओके, यहाँ पर कॉन्ट्रारी है, यहाँ पर सब कॉन्ट्रारी, यहाँ पर विपरीत है, यहाँ पर क्या होगा, उपविपरीत है। अब देखिए साइड की बाजू में देखते हैं, तो यहाँ पर ए और आई के बीच में कौन सा संबंध है, उपाश्रयण संबंध है, जिसे हम सब अल्टर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, सब अल्टर्न। उसी तरह से यहाँ पर ई और ओ के बीच में जो संबंध बनता है वो है हमारा उपाश्रयण संबंध, जिसे हम कहते हैं सब अल्टर्न। अब ये तो चारों की बात हो गई, बाहरी बात हो गई। अब देखिए अंदर की बात करें तो इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलती है, यानी कि ए का जो संबंध होगा ओ के साथ। ओके, ए का किसके साथ होगा, ए का ओ के साथ जो भी संबंध होगा, मैं यहाँ पर सब हटा देती हूँ। ओके, यहाँ पर ए का ओ के साथ जो संबंध बनेगा उसे हम कहेंगे व्याघात। क्या कहेंगे, व्याघात। अब देखिए व्याघात को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। ये आपको याद रखना है। ए का ओ के साथ जो संबंध बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। अब देखिए यहाँ पर आई का ई से संबंध बनता है, या तो फिर ई का आई से, जो भी बोलो सेम ही।
तो यहाँ पर इन दोनों का जो संबंध बनेगा वो कैसा बनेगा, व्याघात बनेगा। उनका भी व्याघात बने, इन दोनों का भी व्याघात बनेगा, इन दोनों का भी व्याघात बनेगा। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कैसा संबंध बनता है, व्याघात, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं। फिर से एक बार बता रही हूँ, ए और ई के बीच में संबंध है, विपरीत संबंध है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रारी। आई और ओ के बीच में संबंध है, जिसे हम कहते हैं उपविपरीत संबंध, जिसे हम सब कॉन्ट्रारी कहते हैं। इसके बाद ए और ई के बीच में जो संबंध है उसे उपाश्रयण कहा जाता है और उसे इंग्लिश में कहा जाता है सबअल्टर्न। ओके, यहाँ पर ई और ओ का जो संबंध बनता है उसे हम बोलते हैं उपाश्रयण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सब अल्टर्न। ओके, यहाँ पर ए का ओ से संबंध बनता है उसे हम कहते हैं व्याघात और उसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी। उसी तरीके से यहाँ पर ई का आई के साथ संबंध बनता है जिसे हम कहते हैं व्याघात और इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। चलिए, अच्छा, यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब सबको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए और ई का संबंध, तो जिसे हम क्या कहते हैं, विपरीत संबंध। अब देखिए, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो किस तरीके का संबंध है, उसके बारे में बता रही हूँ। तो दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। ये दोनों एक साथ कैसे नहीं हो सकते, सत्य नहीं हो सकते, यानी कि दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। ओके, दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। दोनों क्या हो सकते हैं, असत्य हो सकते हैं। दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, सत्य हो सकते हैं। एक सत्य है तो दूसरा असत्य हो सकता है। देखिए, एक सत्य है तो दूसरा असत्य हो सकता है। इस तरीके का इन दोनों के बीच में संबंध है। किनके, ए और ई के बीच में जो संबंध है वो इस तरीके का है। ओके, यानी कि देखिए, फिर से बता रही, ए और ई के बीच में कैसा संबंध है कि दोनों एक साथ कभी भी सत्य नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ असत्य जरूर हो सकते हैं। या तो फिर एक सत्य होता है, मान लीजिए ए सत्य है तो ई असत्य हो सकता है, या तो फिर ए असत्य है तो ई सत्य हो सकता है, या तो फिर दोनों असत्य हो सकते हैं, लेकिन सत्य नहीं हो सकते। ओके, ये बात आपको याद रखनी, ये इन दोनों के बीच में संबंध है। चलिए देखते आगे। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसे एग्जाम्पल के आधार पर समझने की कोशिश करते। देखिए, मैंने ये वाक्य है तो ये वाक्य हमारा क्या होगा, ऑल इज अफर्मेटिव होगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, सभी है। तो एक सेंटेंस मैंने लिया, सभी मनुष्य मरणशील है। क्या लिया मैंने, सभी मनुष्य कैसे मरणशील है। ये तर्क वाक्य। ओके, और दूसरा मैंने लिया ई तर्क वाक्य। तो ई का मतलब क्या होगा, ऑल इज पर्टिकुलर, तो इसका मतलब होगा कि कोई भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया कि कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है। ओके, ये हमारा ई तर्क वाक्य हो गया। अब देखिए, उन आगे मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों एक साथ कैसे नहीं हो सकते, सत्य नहीं हो सकते, यानी कि ये दोनों सत्य नहीं हो सकते, दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। ओके, अब देखिए, यही सेंटेंस मैंने फिर से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बता रही हूँ मैं कि दोनों एक साथ असत्य हो सकते, दोनों क्या हो सकते हैं, एक साथ असत्य हो सकते, यानी कि सभी मनुष्य मरणशील है। ये तर्क वाक्य अगर सत्य है तो कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, वो भी कैसा हो सकता है, असत्य हो सकता है। ओके, तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि एक सत्य होता है तो दूसरा भी एक सत्य होता है तो दूसरा क्या हो सकता है, असत्य हो सकता है। मान लीजिए सभी मनुष्य मरणशील है, वो सत्य है, तो कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है, वो असत्य हो सकता है। ओके, वो क्या हो सकता है, असत्य हो सकता है। अब उसी के आधार पर यहाँ पर मान लीजिए सभी मनुष्य मरणशील है, वो असत्य हो सकता है, वो असत्य है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि आपको इस तरीके से सेंटेंस दिए जाएगी। मान लीजिए यहाँ से एक क्वेश्चन बना लेती हूँ, सभी मनुष्य मरणशील है, यह तर्क वाक्य अगर असत्य है तो कौन सा तर्क वाक्य सत्य हो सकता है। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर अगर सभी मनुष्य मरणशील है वो तर्क वाक्य असत्य है, तो इनमें से कौन सा सत्य बन सकता है? तो यहाँ पर आएगा हमारा कोई भी मनुष्य मरणशील है वो सत्य हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये सेंटेंस बनाने होते हैं। आई होप आपको ए एंड ई विपरीत संबंध के बारे में पता चल गई होगी। दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। या तो फिर एक सत्य हो सकता है तो दूसरा क्या हो सकता है? असत्य हो सकता है। या तो फिर एक असत्य हो सकता है तो दूसरा सत्य हो सकता है। इस तरीके से होता है। चलिए, ये हमारा कॉन्ट्रारी बन गया। ओके, चलिए अब देखते हैं दोस्तों आई और ओ का उप विपरीत संबंध, जिसे हम कहते हैं सब कॉन्ट्रारी। क्या कहते हैं? सब कॉन्ट्रारी। अब देखिए सब कॉन्ट्रारी में किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा आई है, यहाँ पर ओ है। अब आई और ओ ये दोनों कैसे हो गए? कुछ है और कुछ नहीं है। आई का मतलब क्या है? कुछ है, और ओ का मतलब क्या है? कि कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है। बात मैंने कल भी बताई थी और आज पहले भी स्टार्टिंग में ही बताई है। ओके, ये दोनों सेंटेंस है, उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, उसके यानी कि संबंध है, उसके बारे में बता रहा है। यानी कि उप विपरीत संबंध है उसके, उन दोनों के बीच में कैसे संबंध है? इन दोनों के बीच में उप विपरीत संबंध है। चलिए देखते हैं उप विपरीत संबंध क्या कहता है। तो दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं, यानी कि आई सत्य है तो ओ भी सत्य हो सकता है। ओके, लेकिन दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। यानी कि अगर मान लीजिए आई असत्य है तो ओ उसके साथ असत्य नहीं हो सकेगा। ओके, उसके साथ असत्य नहीं हो सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक सत्य होगा तो दूसरा क्या होगा? असत्य होगा। या तो फिर एक असत्य होगा तो दूसरा क्या होगा? सत्य होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए विपरीत में क्या देखा था? विपरीत में मैंने आपको बताया था दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकते हैं? दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, है ना? लेकिन असत्य वहाँ पर दोनों एक साथ हो सकते थे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दोनों सत्य हो सकते हैं, लेकिन असत्य एक साथ नहीं हो सकते। यानी कि एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य होगा, और एक असत्य होगा तो दूसरा सत्य होगा। ओके, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। यानी कि दोनों एक साथ असत्य नहीं होंगे और सत्य दोनों एक साथ हो सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के आधार से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, इसे सब कॉन्ट्रारी कहते हैं। आपको सब कॉन्ट्रारी याद रखना है। ओके, चलिए कुछ फूल हरे हैं, ये कौन सा तर्क वाक्य? कुछ के साथ है लिखा हुआ है, यानी कि सम इज अफर्मेटिव, यानी कि आई तर्क वाक्य हुआ। उसके बाद देखते हैं कुछ फूल हरे नहीं होते हैं, यानी कि कुछ के साथ नहीं होते हैं, यानी कि नहीं है ऐसा वर्ड आया है, तो हम इसे क्या कहेंगे? तो उसे ओ तर्क वाक्य कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, दोनों एक साथ कैसे नहीं हो सकते? दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। यानी कि कुछ फूल हरे हैं वो असत्य है, कुछ फूल हरे हैं वो क्या है? असत्य है। तो कुछ फूल हरे नहीं है वो कैसा होगा? सत्य ही होगा। वो यहाँ पर असत्य नहीं हो सकता। ओके, आई अगर असत्य है तो वो कभी भी असत्य नहीं हो सकता, वो सत्य ही होगा। ओके, और यहाँ पर दूसरी बात मैंने ये बताई थी, दोनों एक साथ दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं? सत्य हो सकते हैं। ओके, तो कुछ फूल हरे हैं, अगर ये बात सत्य है तो कुछ फूल हरे नहीं है होते हैं, वो भी बात कैसी होगी? सत्य ही होगी, है ना? तो कुछ फूल हरे हैं वो सत्य है, तो कुछ फूल हरे नहीं है वो भी सत्य है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फूल हरे हैं, वो अब तीसरे विषय क्या बताया था मैंने कि एक सत्य होगा तो दूसरा क्या होगा? असत्य होगा, है ना? तो यहाँ पर कुछ फूल हरे हैं वो अगर सत्य है तो यहाँ पर कुछ फूल हरे नहीं है वो असत्य हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से इसे संबंधित किया जाता है। चलिए फिर से एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं, समझा देती हूँ। कहाँ है हमारा आई और ओ? यहाँ पर इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है? उपविपरीत संबंध है, उपविपरीत संबंध है। ओके, अब देखिए उपविपरीत संबंध में क्या होगा? दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं, दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सत्य हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ असत्य कभी भी नहीं होंगे। ओके, असत्य कभी भी नहीं होंगे।
यानी कि एक सत्य होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सत्य हो सकते हैं, दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकती, यानी कि एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य हो सकता है, या तो फिर दूसरा असत्य होगा तो ये वाला क्या होगा, सत्य हो जाएगा। इस तरीके का इसे समझा जा सकता है। चलिए अब आगे, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि कुछ फूल हरे हैं, अगर ये आई तर्क वाक्य असत्य है तो कौन सा तर्क वाक्य सत्य हो सकेगा। या तो फिर आपको ये बताएगा कि कुछ फूल हरे हैं, वो आई तर्क वाक्य अगर असत्य है तो उपाश्रयण के संबंध में कौन सा तर्क वाक्य सत्य हो सकता है। तो उपाश्रयण के संबंध में अगर आपको उपविपरीत के संबंध में, उपाश्रयण में नहीं उपविपरीत के संबंध में अगर पूछा जाए तो आपका वो तर्क वाक्य हो जाएगा, वो क्या, ये अगर असत्य होगा तो उपविपरीत में क्या होगा, हमारा वो तर्क वाक्य सत्य हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं उपाश्रयण संबंध के बारे में बात, यानी कि सब अल्टर्न की बात करती हैं। तो सब अल्टर्न कहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए, ए और आई और ई एंड ओ, इन दोनों के बीच में क्या है, सब अल्टर्न रिलेशन है, यानी कि सब अल्टर्न संबंध है। ओके, तो देखिए सब अल्टर्न में क्या होता है, तो यहाँ पर ए एंड आई के बारे में बात की जाए, दोनों में सेम ही है, यहाँ पर दोनों कंडीशन सेम रहेगी। यानी कि देखिए दोनों एक साथ सत्य या असत्य हो सकती है, यानी कि ए सत्य होगा तो दूसरा आई भी सत्य हो सकता है। ओके, और ए असत्य होगा तो आई भी सत्य होगा, यानी कि ए सत्य है तो आई भी, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं हटाकर लिखती हूँ, ये हमारा ए है और ये हमारा आई है। ओके, तो ए अगर सत्य है, सही है, तो आई भी सही हो सकता है, ए अगर गलत है तो आई भी गलत हो सकता है। ओके, एक असत्य होता है तो दूसरा भी असत्य हो सकता है। ओके, इस तरीके का इनमें क्या होगा, रिलेशनशिप होगा, यानी कि एक सत्य है तो दूसरा सत्य होगा, और अगर एक असत्य है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पर ई और ओ में भी यही सिचुएशन बनेगी। चलिए देखते हैं। मान लीजिए सभी पेड़ हरे हैं, अभी सभी के साथ हे लगा हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ए तर्क वाक्य हो जाएगा। अब कुछ पेड़ हरे हैं तो कुछ के साथ हे लगा है तो हमारा कौन सा तर्क वाक्य बनेगा, आई तर्क वाक्य बनेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये सत्य है तो ये भी क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ओके, ये भी क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सभी पेड़ हरे हैं, ये अगर ये तर्क वाक्य, कुछ पेड़ हरे हैं वो आई तर्क वाक्य, ये अगर असत्य है तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, इस तरीके से दोनों में रिलेशनशिप बनी रहती है। अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है, ये असत्य है तो ये भी असत्य है। ओके, यहाँ पर भी इसी तरीके का होगा। चलिए अब देखते हैं ई और ओ के बारे में, इसी तरीके की सेम कंडीशन बनेगी, ये सत्य होगा तो ये भी सत्य होगा, ये असत्य होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सब अल्टर्न या उपाश्रयण संबंध। इसे भी सब अल्टर्न कहते हैं, इसे भी सब अल्टर्न। यहाँ पर दोनों में सेम सिचुएशन रहेगी, ए सही होगा तो आई भी सही होगा, ए गलत होगा तो आई भी गलत होगा, यहाँ पर ई सही होगा तो ओ सही होगा, ई गलत होगा तो वो गलत होगा। ओके, इस तरीके का दोनों में संबंध बना रहता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ, कोई भी पेड़ हरे नहीं है वो हमारा ई तर्क वाक्य है, और कुछ पेड़ हरे नहीं है वो हमारा ओ तर्क वाक्य। अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये असत्य है तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आई होप आपको उपाश्रयण यानी कि सब अल्टर्न संबंध भी पता चल गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं व्याघात संबंध, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टर। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, तो चलिए कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में देखते हैं। तो ए एंड ओ, तो ये हमारा ए एंड ओ, यहाँ पर ए एंड ओ। ओके, और ये हमारा ई और आई।
ओके, चलिए, दोनों एक साथ सत्य नहीं होते और ना ही एक साथ असत्य हो। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर ए अगर सत्य है तो ओ क्या हो जाएगा, सत्य नहीं हो पाएगा, यानी कि ओ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए सत्य है तो ओ गलत है, अगर ए गलत है तो ओ क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये सेम सिचुएशन बनेगी, ई अगर सत्य है तो आई हमारा असत्य हो जाएगा, और आई हमारा सत्य है तो ई हमारा क्या बन जाएगा, असत्य बन जाएगा। ओके, यानी कि एक सत्य होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। विपरीत कंडीशन यानी कि विरोधी कंडीशन बनेगी, एक सत्य है तो दूसरा असत्य हो जाएगा। ओके, और एक असत्य होगा तो उसके विरोध में दूसरा क्या बन जाएगा, सत्य बन जाएगा। ये हमारी व्याघात यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी की सिचुएशन है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पेड़, सभी पेड़ हरे हैं। ओके, वो हमारा सभी के साथ है आया तो वो हमारा क्या बन गया, ए तर्क वाक्य बन गया। अब देखिए कुछ पेड़ हरे नहीं है तो कुछ के साथ नहीं है लगा तो हमारा क्या हो गया, ओ तर्क वाक्य बन गया। अब देखिए कोई भी पेड़ हरे नहीं है तो कोई के साथ नहीं है तो वो हमारे ई तर्क वाक्य हो गया। और कुछ पेड़ हरे हैं यानी कि कुछ के साथ है लगा है तो वो हमारा बन गया आई तर्क वाक्य। अब देखिए इनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होगा। अगर मान लीजिए कि ए तर्क वाक्य जो है वो क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। अगर ए तर्क वाक्य सत्य है तो हमारा ओ तर्क वाक्य क्या होगा, ए के सामने का ओ तर्क वाक्य हमारा क्या होगा, असत्य बन जाएगा। ओके, तो ए का व्याघात क्या बनेगा हमारा, तो ओ का ए का व्याघात बनेगा ओ, यानी कि ए सत्य होगा तो ओ क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। मान लीजिए ए असत्य है, ए क्या है, असत्य है, तो हमारा ओ क्या बन जाएगा, हमारा ओ सत्य बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ की बात की जाए तो अगर ई तर्क वाक्य सत्य है तो हमारा आई तर्क वाक्य क्या हो जाएगा, आई तर्क वाक्य हमारा असत्य हो जाएगा। उसी तरीके से देखा जाए ई तर्क वाक्य हमारा असत्य है तो आई तर्क वाक्य क्या बन जाएगा, हमारा सत्य बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए अब आगे देखते दोस्तों। अभी फिर से एक बार यहीं पर आपको रिवीजन करा देती हूँ। देखिए इन दोनों के बीच में कैसे संबंध बनेगा, ये दोनों एक ही साथ में सत्य हो सकेंगे लेकिन असत्य दोनों नहीं हो पाएंगे, है ना। तो दोनों क्या है, यहाँ पर ये सत्य होगा, सॉरी, ये दोनों एक साथ असत्य हो सकेंगे लेकिन साथ में सत्य नहीं हो सकेंगे। ओके, यानी कि ये सत्य होगा तो ये सत्य नहीं हो पाएगा, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, दोनों सत्य नहीं होंगे, दोनों सत्य साथ में नहीं होंगे और दोनों साथ में असत्य होंगे, दोनों साथ में असत्य हो पाएंगे। ओके, और तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या बताई थी, एक सत्य है तो दूसरा असत्य, चौथी एक असत्य है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये हमारा कॉन्ट्रारी हो गया। ओके, अब देखिए सब कॉन्ट्रारी में क्या होगा, तो सब कॉन्ट्रारी में दोनों क्या हो सकते हैं, सत्य हो सकते हैं, दोनों सत्य हो सकते हैं लेकिन दोनों असत्य नहीं हो सकेंगे, दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। ओके, तीसरी कंडीशन उसमें क्या बताई थी, एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य होगा, और चौथी मैंने बताई थी एक असत्य होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये मैंने आपको सब कॉन्ट्रारी के बारे में बताया था। अब देखिए सब अल्टरना की बात की जाए तो सब अल्टरना में मैंने क्या बताया, दोनों साथ में सत्य होंगे या तो फिर दोनों साथ में क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। यहाँ पर भी मैंने सब अल्टरना जो है ई और ओ तर्क वाक्य के बीच में, उसमें भी यही सेम कंडीशन बनेगी। ओके, चलिए अब देखते हैं बीच वाले की बात करती हूँ। तो बीच वाले में मैंने क्या बताया, एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य होगा, एक असत्य होगा तो दूसरा सत्य होगा। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, व्याघात बन जाएंगे, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
चलिए अब देखते हैं समान मात्रात्मक संबंध। देखिए यहीं पर ही समान मात्रात्मक संबंध की बात की जाती है। तो चलिए मात्रात्मक संबंध पहले किसे कहते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा संबंध जिसमें मात्रा को ध्यान में रखा गया हो उसे मात्रात्मक संबंध कहते हैं। समान मात्रात्मक संबंध में समान मात्राओं को ध्यान में लिया जाता है। देखिए मात्रा का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सभी है, सभी लोग है ना, तो सभी हमारी क्या हो गई, वो मात्रा हो गई। कोई भी, तो वो हमारी क्या हो गई, मात्रा हो गई। कुछ हमारी मात्रा हो गई, कुछ हमारी मात्रा हो गई। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 100 लोग हैं, तो हम 100 लोगों के बारे में बात करें तो हम कहेंगे कि ये सभी लोग ऐसे हैं, है ना। तो ये सभी लोग यानी कि मात्रा के संदर्भ में ये यूज़ होता है। यहाँ पर जो पहला पद होता है वो मात्रा के संदर्भ में होता है। ओके, यानी कि सभी, कोई, कुछ, ये सारे किस में आएंगे, हमारे मात्रा के संबंध में आएंगे। ओके, तो जहाँ पर मात्रा को ध्यान में रखकर अगर कोई संबंध बताने की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, उसे हम मात्रात्मक संबंध कहेंगे। अब देखिए यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि सभी दो आधार वाक्य, मान लीजिए यहाँ पर आपको ये 2 आधार वाक्य दिए और आपको बताया जाएगा कि ये दोनों आधार वाक्य के विधेय और उद्देश्य और विधेय दोनों समान है। इसे हम उद्देश्य कहेंगे, इसे हम विधेय कहेंगे। और जो पहला जो आधार वाक्य है उसमें जो उद्देश्य और विधेय होंगे वही हमारा दूसरा आधार वाक्य होगा, उसमें उद्देश्य और विधेय होगा। ओके, यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जितने भी आधार वाक्य आपको दिए गए हो उन आधार वाक्यों में आपको उद्देश्य और विधेय खास तौर पे ध्यान में रखना कि जो उद्देश्य और विधेय सभी में समान हो, ये हमें देखना होगा। ओके, तो यहाँ पर मनुष्य उद्देश्य है, तो यहाँ पर भी मनुष्य उद्देश्य में है। यहाँ पर मरणशील विधेय में है, तो यहाँ भी मरणशील किस में, विधेय में। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि दोनों आधार वाक्यों के उद्देश्य और विधेय समान है, तो इन दोनों तो उन तर्क वाक्यों की पहचान कीजिए जिनमें से एक तर्क वाक्य अगर सत्य हो तो दूसरा असत्य हो सकता है। वैसे संबंध को क्या कहलाया जाता है। अब देखिए दोनों जो आधार वाक्य है उनके उद्देश्य और विधेय समान है और वो मात्रा के संदर्भ में समान है। क्या बताया जाएगा, मात्रा के संबंध में कैसे समान है, उद्देश्य विधेय समान है, मात्रा भी उनकी क्या है, समान है। तो फिर वैसे तर्क वाक्य कौन से होंगे, पहले तो ये देख लीजिए। तो मात्रा अगर समान होगी तो किन किन की मात्रा समान होगी, तो ए और ई की मात्रा समान होगी। ओके, यहाँ पर भी सभी की बात की जाती है, यहाँ भी कोई भी नहीं, यानी कि सभी के बारे में ही बात की जाती है ना। कोई भी मनुष्य पागल नहीं है, तो कोई भी का मतलब क्या होगा, कोई भी नहीं होगा, यानी कि सभी की बात की जाती है ना। तो यहाँ पर ये हमारी मात्रा के संदर्भ में दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और ये दोनों भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके, तो दोनों यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी दोनों क्या है, सेम हो जाते। अगर उद्देश्य विधेय समान है, मात्रा भी समान है, ओके, तो उनमें से तर्क वाक्यों की पहचान कीजिए। तो आपको यहाँ पर नीचे 4 वाक्य दिए होंगे, तर्क वाक्य 4 दिए होंगे। इस तरीके से देखिए, ये जो आपको दिए है ना 4 एग्जाम्पल में, इस तरीके से आपको क्या दिए, ऑप्शन में दिए होंगे इस तरीके से, और आपको इनमें से ढूंढना होगा कि ऐसे तर्क वाक्य कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसे ए तर्क वाक्य कहते हैं, इसे ई कहते हैं, इसे आई कहते हैं और इसे ओ कहते हैं। ओके, तो अब आपको यहाँ से आपको बताना है कि कौन से तर्क वाक्य, आपको इसके भी ऑप्शन दिए होंगे ए एंड ई, फिर आपको दिया होगा आई एंड ओ, उसके बाद आपको दिया होगा ए एंड ओ। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं हटा कर लिखती हूँ। चलिए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ई, यहाँ पर आई और यहाँ पर ओ, और ऑप्शन आई। ये हमारा इक्वेशन ऊपर आपको लिखा हुआ होगा कि आधार वाक्यों में, नीचे दिए गए आधार वाक्यों में उद्देश्य समान है, विधेय समान है, मात्रा के संदर्भ में दोनों समान हैं, और 2 आधार वाक्य समान हैं, और उनमें से ऐसे आधार वाक्यों की पहचान कीजिए
जो मात्रा में समान हो। ओके, इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया होगा और उसमें यहाँ पर आपको इस तरीके का दिया होगा और फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन दिए ए एंड ई, फिर आपको आई एंड ओ और उसके बाद आपको यहाँ पर दिया होगा ए एंड ओ। ओके, और ई एंड आई इस तरीके से आपको दिया होगा, तो आपको इनमें से ऑप्शन चुनना होगा। अब आप कहेंगे कि मैम ये दोनों सेम है मात्रा में और ये दोनों भी सेम है, तो यहाँ पर ये भी समान हुए, ये भी समान हुए मात्रा में और इन दोनों के उद्देश्य सीधे भी समान है, इन दोनों के उद्देश्य सीधे भी समान है, तो अब कौन सा वाला सही होगा? तो हमें प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है उनको देनी होगी। ओके, ए एंड ई जो है वो सभी के संदर्भ में है, तो उनकी मात्रा इससे क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसे हम प्रायोरिटी पहले देंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ए एंड ई। ओके, इस तरीके से आपको मात्रा के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब पूछा गया भी है। ओके, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के पेपर में। चलिए अब देखिए, समान गुणात्मक संबंध की बात की जाए तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा संबंध जिसमें गुणों को ध्यान में रखा जाता है, वैसे संबंध को क्या कहा जाता है? गुणात्मक संबंध कहा जाता है। ओके, समझाती हूँ किस तरीके से। समान गुणात्मक संबंध में समान गुणों को ध्यान में रखा जाता है। देखिए, गुण की बात की जाए, यहाँ पर हमने देखा ये मात्रा के संदर्भ में आ गई हमारे, है ना। तो अब इसमें गुण कहाँ पर आएंगे? तो मैं यहाँ पर बताऊँगी, मैं आपको बताऊँ कि हकारात्मक जो होता है या तो स्वीकारात्मक जिसे बोलते हैं, ओके, और नकारात्मक जिसे कहते हैं उसे निषेधात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक, निषेध, है ना। ये सारा वर्ड जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के जो बात की जाती, तो यही हमारे जो ये तर्क वाक्य वो हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है? नेगेटिव है। तो उसी पॉजिटिव नेगेटिव को हम क्या कहेंगे? गुणों के आधार पर कहेंगे संबंध। ओके, तो आई होप आपको गुणों के आधार में संबंध में पता चल गया होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे क्या हो गए? हमारे गुण हो गए। ओके, गुणों के आधार पर यहाँ पर ये संबंध देखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर समान गुणों की बात की जाए तो यहाँ पर कौन से तर्क वाक्य? यहाँ पर ये देखिए, ये कैसा है? ये हमारा स्वीकारात्मक है। ओके, ये हमारा क्या है? नकारात्मक है। ये हमारा स्वीकारात्मक है, ये हमारा नकारात्मक है। अब देखिए, आप मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन कौन समान है जो गुणों के आधार पर? तो आप बताएंगे मैम ये सकारात्मक है और ये सकारात्मक है, तो ये दोनों गुणों के आधार पर क्या हो गए? समान हो गए। उसी तरीके से ये दोनों सेम हैं, तो ये दोनों क्या बन गए? हमारे गुणों के आधार पर समान बन गए। ओके, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि दो आधार वाक्य है, उनके उद्देश्य सीधे समान है और दोनों मात्रा के संदर्भ में कैसे समान है, तो वैसे तर्क वाक्यों की खोज कीजिए। तो यहाँ पर मात्रा के संदर्भ में समान हो, वैसे ये दो तर्क वाक्य और ये दो तर्क वाक्य ये सेम है। ओके, तो यहाँ पर आपको मैंने आगे बताया उसी तरीके से ऑप्शन दिया होगा ए एंड आपको दिया होगा ए एंड आई, फिर दिया होगा ई एंड ओ, फिर दिया होगा ए एंड ओ और फिर दिया होगा ई एंड आई, इस तरीके से दिया होगा। अब देखिए, यहाँ पर आप बोलेंगे मैम ये वाला और ये वाला दोनों ही सेम है ना, इसमें भी समान गुण है और इसमें भी समान गुण है, तो हम किसे टिक लगाएंगे? मैंने अभी भी बताया, जिसका गुणों के संदर्भ में जो पॉजिटिव में होगा, ज़्यादा होगा जिनका, उसे हम लगाएंगे, यानी कि ये वाला जो हमारा है वो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इसे हम पॉजिटिव के व्यू में देखेंगे तो हम सबसे पहले इसे लगा देंगे। ओके, और इस तरीके के पूछे नहीं जाते, अगर पूछे जाते तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। ओके, आगे वाला मैंने बताया था मात्रा के संदर्भ में वैसे पूछे जाते हैं, अगर गुण के संदर्भ में इस तरीके से पूछा जाए तो आपको ये वाला जो पहला वाला है वो पहले लगा देना है। ओके, ये वाला ये पॉजिटिव वाला। ओके, चलिए, आई होप आपको समान गुण संबंध के बारे में पता चल गया होगा। चलिए, अब देखते हैं भिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक संबंध। तो देखिए, भिन्न तरीके से भी पूछा जाता है। ये समान मैंने आपको बताया, ये समान मात्रा के बारे में बताया, यहाँ पर बताया समान गुणों के आधार पर बताया, ये मात्रा के संदर्भ में है और ये हमारा क्या है? गुणों के संदर्भ में है।
ओके। अब इस तरीके से पूछा है भिन्न गुण गुण की बात की जाए या भिन्न मात्रा की बात की जाए तब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम गुण की मात्रा की बात अगर कर सकते हैं तो मात्रा में क्या होगा, ये दोनों सेम है मात्रा में, ये दोनों क्या है सेम है मात्रा में, ये दोनों मात्रा में क्या है सेम है, और गुणों में ये दोनों सेम है गुण में, है ना, और यहाँ पर ये दोनों गुण में सेम है ना। तो मान लीजिए अब आपको ये पूछा जाए कि दोनों आधार वाक्य के उद्देश्य और विधेय समान है, लेकिन दोनों गुणों के संदर्भ में भिन्न है, गुणों के संदर्भ में क्या है भिन्न है, तो ऐसे तर्क वाक्य खोजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, गुणों के संदर्भ में अगर भिन्न है तो गुण कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर भिन्न है तो पहले हम क्या लगाते थे, पहले हम यहाँ पर क्या लगाते थे, समान में क्या लगाते थे, हे के साथ हे लगाते थे, नहीं के साथ नहीं लगाते थे, है ना। इसी तरीके के करते थे ना, ये हमारा क्या है गुणों के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर अगर भिन्न की बात की जाए तो भिन्न में किस तरीके से हम लगाएंगे, तो हे के साथ नहीं लगाएंगे और हे के साथ यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। तो किस तरीके का वाक्य बनेगा हमारा, ए के साथ बन जाएगा ओ और ई के साथ बन जाएगा आई। ओके, अगर इस तरीके से दोनों ऑप्शन में दिए जाएंगे तो हम सबसे पहले ए वाला लगाएंगे। ओके, इस तरीके वाला हम पहले लगाएंगे ए वाला। ओके, तो आई होप आपको ये जो गुणों के आधार में जो भिन्नता होती है या फिर भिन्न की आप जगह आपको मिश्र शब्द बता दे तो मिश्र में भी यही आएगा, एक क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, यही हमारा भिन्न है या फिर उसे मिश्र भी बोल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप इसे भिन्न और मिश्र के रूप में समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर फिर से मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ये समझने में तकलीफ ना हो। ये हमारे गुण की बात की जाती है यहाँ पर लास्ट वाले में, पॉजिटिव नेगेटिव में। ओके, यहाँ पर सभी कुछ जो है उसे मात्रा के संदर्भ में दिखा जाता है। अब देखिए आपको मात्रा भिन्न है, दो आधार वाक्य के उद्देश्य सीधे समान है लेकिन उनकी मात्रा अलग अलग है, तो ऐसे तर्क वाक्य बताए। तो देखिए मात्रा के संदर्भ में कौन से अलग अलग है, तो मात्रा के संदर्भ में अगर आप देखे जाए तो ये हमारे क्या हो गए, गुणों के आधार में हमने देख लिया था। उसके बाद देखिए मात्रा की बात की जाए तो दोनों समान मात्रा है, यहाँ पर भी दोनों समान मात्रा है ना। तो यहाँ पर जो मात्रा होगी यहाँ पर सभी है, तो यहाँ पर कुछ है, तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों मात्रा के संदर्भ में कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या बनेगा, ए एंड ओ या तो फिर आई ई एंड आई। ओके, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी वाला जो भी होगा वो हमारा यहाँ पर भिन्न में या तो मिश्र में यही रिलेशन हमारा यहाँ पर बनेगा। आई होप आपको भिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक संबंध की भी पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों, अब थोड़े से क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए उसके बहाने। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब दोनों आधार वाक्यों का उद्देश्य और विधेय समान है किंतु मात्रा भिन्न है तो उस संबंध को जाना जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, मात्रा भिन्न है। अब देखिए मात्रा की बात की जाए तो मात्रा कहाँ पर होगी, सभी, ये कोई भी, है ना, सभी, कोई भी, कुछ, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, सभी है, कुछ भी नहीं है ना, उसके बाद है कुछ है और उसके बाद है कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जो सारी दिखाई दे रही है वो हमारी मात्रा है और ये सारे हमारे क्या है, ये गुण है। ओके, तो यहाँ पर हमें किसकी बात की गई है, मात्रा की बात की गई। अब मात्रा कैसी है, भिन्न है, तो सभी के साथ क्या लगेगा, कुछ लगेगा और कोई के साथ भी कुछ लगेगा। तो सभी के साथ यहाँ पर कुछ लग रहा है और यहाँ पर कोई के साथ कुछ लग रहा है, तो यहाँ पर उस संबंध को क्या कहलाएगा। देखिए संबंध की बात की है, ओके, तर्क वाक्य की बात नहीं की है। आपको ये नहीं पूछा है कौन से तर्क वाक्य, अगर तर्क वाक्य पूछा जाए तो आप लिख दीजिएगा ए एंड आई, ई एंड ओ। ओके, तो इस तरीके से सॉरी ये समान है, हमें भिन्न पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आपको भिन्न में पूछा जाए और तर्क वाक्य पूछा जाए तो आपको लगाना है ए एंड ओ और यहाँ पर ई एंड आई। ये तर्क वाक्य की बात कर रही है, किसकी बात कर रही हूँ, तर्क वाक्य की बात कर रही हूँ।
ओके। लेकिन यहाँ पर हमें संबंध के बारे में पूछा गया है, ओके, तर्क वाक्य के बारे में नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर संबंध ये वाला जो बन रहा है ना कॉन्ट्राडिक्टरी, वही आपका आंसर होगा। आपको दिया होगा कॉन्ट्रारी, सबअल्टर्न, फिर आपको दिया होगा कॉन्ट्राडिक्टरी, इस तरीके से आपको दिए होंगे, ओके। तो इस तरीके से आपको आंसर लगाना है कॉन्ट्राडिक्टरी। ये हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी जो है उसमें मात्रा कैसी है, दो आधार वाक्यों के सामने भिन्न भिन्न बनती है, ओके। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। सभी गणतंत्र महान है और कुछ गणतंत्र महान नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला सभी के साथ हे लगा है, तो वो हमारा तर्क वाक्य कौन सा बन रहा है, ये तर्क वाक्य बन रहा है। और कुछ गणतंत्र महान नहीं है, कुछ के साथ नहीं है, तो आप याद कीजिए कुछ के साथ नहीं है, कौन सा तर्क वाक्य बनेगा हमारा, वो तर्क वाक्य बनेगा, है ना। तो ये हमारा ये तर्क वाक्य और ये हमारा वो तर्क वाक्य। अगर ये दोनों तर्क वाक्य एक साथ सही नहीं हो सकते हैं और ना ही एक साथ गलत हो सकते हैं। देखिए ये क्या बता रहे हैं कि दोनों एक साथ ना ही सही हो सकते हैं और ना ही गलत हो सकते हैं, तो वह संबंध क्या कहलाएगा। अब देखिए ये दोनों सही नहीं हो सकते, गलत एक साथ नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर सत्य है तो वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, और ये अगर असत्य है तो वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसा संबंध कहाँ पर बनेगा, तो आप खुद ही सोचिए। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, तो यहाँ पर देखिए ए और ओ के बीच का ये हमें सबसे पहले रिलेशन देखना है, ओके। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लगाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा संबंध कब बनता है, ए और ओ के बीच में, तो यहाँ पर अगर ए सत्य बनता है तो वो क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। मैंने आपको व्याघात के बारे में बताया था ना कॉन्ट्राडिक्टरी में, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर कौन सा बन रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी। देखिए यहाँ पर ए अगर गलत बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सही बन जाएगी, यानी कि दोनों एक साथ सही नहीं होते हैं और ना ही गलत होते हैं एक साथ, ओके। तो ये हमारा रिलेशनशिप कौन सा बन रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी, ओके। तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके इस तरह के ये यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चन है, ओके। चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं कर्ता और विधेय दोनों आधार वाक्यों में क्या है, समान है, पर वे गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न है, तो वह संबंध कहलाता है। देखिए सबसे पहले मैं लिख देती हूँ सभी है, ओके। ये तर्क वाक्य हमारा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, नहीं है, तो ये हमारा क्या बन गया, ई तर्क वाक्य बन गया, ये हमारा ई तर्क वाक्य बन गया। उसके बाद कुछ है, उसके बाद कुछ है, तो वो हमारा क्या बन गया, आई तर्क वाक्य बन गया। और कुछ के साथ क्या नहीं है, ओके, कुछ के साथ नहीं है, ये हमारा बन गया ओ तर्क वाक्य। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि दो आधार वाक्य उस दो आधार वाक्य जो है उसके कर्ता, कर्ता का मतलब होगा उद्देश्य, और विधेय दोनों कैसे हैं, समान है, पर वे गुणवत्ता, गुणवत्ता में क्या है, भिन्न है। यानी कि अगर कोई तर्क वाक्य सभी होगा तो दूसरा तर्क वाक्य क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ओके। और अगर कोई भी है तो वो दूसरा तर्क वाक्य क्या बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सॉरी मात्रा के संदर्भ में हो गया, ये क्या हो गया, मात्रा के संदर्भ में। अब गुण के संदर्भ में क्या हमारा पॉजिटिव है, देखिए भिन्न की बात कर रहे हैं, इसमें मैं भिन्न की बात कर रही हूँ, ओके। तो ये हमारा क्या है, हकारात्मक है, यानी कि गुण के आधार पर हकारात्मक है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, गुणों के आधार पर हो गए, क्या हो गए, गुणों के आधार पर। अब देखिए ये संबंध क्या बतलाता है, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि ऐसा संबंध क्या बतलाता है, तो गुण और मात्रा दोनों में भिन्न हो, ऐसा संबंध कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो गुणों के आधार पर हमने देखा, तो यहाँ पर ये दोनों जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे गुणों के संदर्भ में अलग अलग होते हैं। तो हमारा यहाँ पर ए एंड आई, ई एंड ओ, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, गुणों के आधार में क्या हो जाए, गुणों के, सॉरी यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक सेकंड में इसे हटाती हूँ, थोड़ा सा हटा लेती हूँ।
ये पिक आपको अच्छे से दिखेगा तभी पता चलेगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, मात्रा के संबंध में क्या हो जाएंगे, मात्रा के संबंध में ये दोनों अभिन्न है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी है, यहाँ पर क्या है, कोई भी है, तो यहाँ पर ये क्या है, कुछ है। यानी कि देखिए यहाँ पर हमने ए ई आई और ओ, ओके, तो ओ के साथ हमने क्या देखा, वो ई के साथ ये वाला हमारा एक है और दूसरा वाला ये हमारा ये है, ओके। तो ये क्या हो गया, कोई के साथ कुछ है, तो यहाँ पर सभी के साथ क्या है, कुछ है, ओके, सभी के साथ क्या है, कुछ है। तो ये दोनों जो तर्क वाक्य हमारे हैं वो कैसे है, मात्रा के संदर्भ में भिन्न है, ओके। तो पहला सेंटेंस हमारा यहाँ बन जाता है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। पहला सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ए एंड आई, दूसरा बनेगा ई एंड ओ, ओके। ये हमारा मात्रा के संदर्भ में भिन्न है। अब क्या बात बता रहा है, गुणों के आधार पर भिन्न हो, गुणों के आधार में एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, ओके। क्या है, एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव है तो हमारा यहाँ पर दूसरा नेगेटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव है, यहाँ पर एक नेगेटिव है। जो हमने ये बताया उनमें सिर्फ मात्रा भिन्न है, उनमें गुण भिन्न नहीं है। उनमें गुण तो कैसे सेम है, ए में पॉजिटिव है, आई भी पॉजिटिव है, ई नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव है। तो ये वाला हमारा पिक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गया, ओके। अब हम दूसरे पर चलते हैं, मात्रा के आधार पर देख लेते हैं। तो मात्रा के आधार में क्या कहता है कि गुणों के आधार में क्या कहते हैं, ये हम तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, मात्रा के आधार में हमने देख लिया, सभी के साथ कुछ लगा, कोई के साथ कुछ लगा, वो हमारी मात्रा थी ना। तो मात्रा के संदर्भ में ये वाला हमारा सही था, लेकिन गुणों के आधार में अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, तो दोनों सेम हो गए ना गुणों के आधार में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो निकल जाएगा आंसर अगर होगा भी तो। अब बात आती है दूसरे की, तो हम अगर गुणों के आधार में चेक करते हैं, गुणों के आधार में यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, भिन्न में देखा जाए तो, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव है सॉरी, और ये पॉजिटिव है, तो ये इस तरीके से हम इसे भिन्न कह सकते हैं। यहाँ पर मैं सब हटा लेती हूँ। देखिए ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव। मैं यहाँ पर पी लिखती हूँ, यहाँ पर एन लिखती हूँ, यहाँ पर एन और यहाँ पर पी। ये हमारा क्या हो गया, मात्रा के संदर्भ में गुणों के संदर्भ में भिन्न हो गए, एक दूसरे से ये भिन्न है। अब देखिए मात्रा के संदर्भ में आ जाए तो अभी यहाँ पर भिन्न हो जाते, यहाँ पर सभी है, यहाँ पर क्या है, सभी है, और यहाँ पर क्या है, कुछ है, ओके। यहाँ भी कोई भी नहीं है, ओके, कोई भी, और यहाँ पर क्या होगा, कुछ। तो देखिए यहाँ पर बन गया हमारा ये जो सभी और कुछ है वो क्या हो जाएगा, हमारा मात्रा के संदर्भ में भिन्न हो गए यहाँ पर दोनों। और यहाँ पर ये जो पी और एन जो है हमारा वो क्या हो गए, गुणों के संदर्भ में भी क्या हो गए, भिन्न हो गए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, ए एंड ओ बनना चाहिए, या तो फिर ई एंड आई बनना चाहिए। अगर इस तरीके से आपको संबंधदार तर्क वाक्य नहीं दिए हैं और कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्राडिक्टरी और सब अल्टरनेट इस तरीके का दिया है, तो हमारा ये संबंध क्या बन रहा है दोनों के बीचों में, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बन रहा है, व्याघात, जिससे हम व्याघात कहते हैं। ओके, आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना है, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या बनेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी, ओके, डिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, ओके, क्लियर। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। चलिए, किसी आधार वाक्य का उद्देश्य और विधेय दोनों क्या है, एक है, पर वे गुणवत्ता में मिश्र है, तो वो संबंध कहलाता है। देखिए यहाँ पर उद्देश्य और विधेय तो समान है, लेकिन क्या है, गुणवत्ता में मिश्र है। चलिए देख लेते हैं गुणवत्ता में कौन सा आएगा, हमारे गुणवत्ता में पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब उन्होंने क्या बताया, गुणवत्ता में मिश्र है। मिश्र का मतलब क्या होगा कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। दोनों सेम नहीं होंगे, भिन्न में भी दोनों सेम नहीं होंगे और मिश्र में भी दोनों सेम नहीं होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, ओके।
तो चलिए, ये P है और ये N है, ये P है और ये N है और ये P है। ओके, तो यहाँ पर गुणवत्ता में मिश्र है वह संबंध कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर गुणवत्ता में अगर आपको पूछा गया है तो मिश्र है यानी कि दोनों अलग अलग है, तो वो संबंध क्या कहलाएगा। तो अब आपको ऑप्शन देखना होगा। अगर ऑप्शन में आपको दिया गया है कंट्रारी, तो आपको इसे कंट्रारी सबसे पहले देना होगा, क्योंकि ये क्या है, ये सभी के रिलेटेड में ऑल के संबंध में है, तो ऑल वाला हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे। ओके, और ये जो बन रहा है वो हमारा सम बन रहा है, तो सम को हम बाद में लेंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो हम ऑल को सबसे पहले लेंगे। ओके, तो हमारा कंट्रारी आंसर सही बनेगा। अगर ये कंट्रारी नहीं दिया हुआ है तो हम उसे लगाएंगे सब कंट्रारी। ओके, अगर ये दोनों नहीं दिया है, कंट्रारी और सब कंट्रारी दोनों नहीं दिया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो बन रहा है हमारा गुणों के आधार पर, है ना। यहाँ पर भी हमारा गुणी के आधार पर पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है। तो अगर ये दोनों कंट्रारी और सब कंट्रारी नहीं दिया हुआ है, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी बनेगा। ओके, तो यहाँ पर से 3 आंसर बनते हैं। अब 3 में से कौन सा आंसर आपको दिया है उसके बारे में आपको देखकर लगाना होगा। देखिए, यहाँ पर आपको अगर कॉन्ट्रारी दिया हुआ है, कॉन्ट्रारी, यहाँ पर लिखा भी नहीं जाता, फिर से लिखती, चले, कॉन्ट्रारी दिया हुआ है तो हम कॉन्ट्रारी को लगाएंगे। लेकिन देखिए, ये कॉन्ट्रारी ऑप्शन ही नहीं दिया है और उसकी जगह हमें सब कॉन्ट्रारी दिया हुआ है, सब कॉन्ट्रारी दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, सब कॉन्ट्रारी लगाएंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में दोनों नहीं दिए हैं, तो हम क्या लगाएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी लगाएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी लगाएंगे। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।